हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो आज हम यहां पर फिर से हाजिर हैं कुछ नए रेलवे के क्वेश्चंस के साथ। फिर से हम आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। साथ ही हमारा केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें कि मैंने काफी बेसिक से बताया है। जिनको एकदम बेसिक से डर लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉन्ड पहले एक्सप्लेन किया है, देन उसके बाद हम आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। कार्बन से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कार्बन के अपर रूप से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है ना। पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ये वीडियो भी मैं बनाने वाली हूं जल्दी। देखो, आपको बहुत सारा कंटेंट होता है आपके पास, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक से क्या चीजें पूछी गई हैं वो आपके पास ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है कि नहीं। तो इन चीजों को आप यहाँ पर बेनिफिट पाओगे तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगी कार्बनिक यौगिक के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी और रेलवे दोनों में, है ना। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि पहले पूछे जा चुके हैं आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का नाम सुना है, नहीं भी सुने होंगे तो अभी मैडम बताती हैं। ग्लूकोमीटर के बारे में कह रहा है ऐसा कौन सा कथन है निम्न में से जो सत्य है। पहला कह रहा है इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, या कि नॉन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, या इट इज यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, या इट इज यूज्ड टू मेजर द नाइट्रोजन लेवल इन द एयर। यानी कि क्या ये ऑक्सीजन लेवल मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, या नाइट्रोजन लेवल, या कि ये मेडिकल या नॉन मेडिकल है। तो देखते हैं कि ग्लूकोमीटर क्या होता है। वैसे ग्लूकोमीटर आया ना, तो यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो इसको थोड़ा ऐसे अलग अलग करके देखना। ग्लूको प्लस मीटर, और ग्लूको जो है ना ग्लूकोज से रिलेटेड है। आइए दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा इक्विपमेंट, ग्लूकोमीटर है ना। अ ग्लूकोज मीटर इज ऑल्सो नोन एज द ग्लूकोमीटर, यानी जो ग्लूकोज मीटर है उसी का शॉर्ट फॉर्म है जो ग्लूकोज मीटर है उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोमीटर है ना। साथ ही इसको हम एक मेडिकल डिवाइस, भाई जाहिर सी बात है यदि किसी के घर में डायबिटीज पेशेंट होंगे तो उन्होंने जरूर इस डिवाइस को देखा होगा। आजकल लोग इसको घर ही में रखते हैं, बार बार जाकर के चेक करवाना है ना, वो टफ होता है थोड़ा। होता क्या है एक्चुअल में कि हम ना जो भी जिसकी बॉडी में ना क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, कहते हैं ना कि डायबिटीज पेशेंट है यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, चेक करवाते हैं कि डायबिटीज एक्चुअल में शुगर आपकी बॉडी में कितनी प्रेजेंट है ना, ज्यादा है या कम है। तो ये मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसाइडेड होता है। तो समझ आया ना कि ग्लूकोमीटर किस लिए यूज किया जाता है। तो ग्लूकोमीटर को हम ग्लूकोज मीटर भी कहते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज मीटर का ही थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है, क्या ग्लूकोमीटर कर दिया गया। तो क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। तो समझ आया ना कि ग्लूकोमीटर किस तरीके का दिखता है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको भूलेगा। कभी भी पूछा क्वेश्चन कि ग्लूकोमीटर क्या है तो आप कहोगे इट इज एन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द डायबिटिक लेवल, या कहना चाहिए ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी। क्लियर हुआ। चलिए तो ये हमने देखा कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोमीटर। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बिल्कुल इट इज अ क्या है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यह एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, चिकित्सक उपकरण है जो किसके लिए उपयोग किया जाता है, जो ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पून विच सीम्स टिल्टेड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, यदि आपने एक गिलास पानी लिया है और उसमें चम्मच डुबा दिया तो चम्मच आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देता है, यानी अपनी मेन अवस्था से थोड़ा सा झुका हुआ, अपनी मेन अवस्था से थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, तो आइए देखते हैं। ये देखो बढ़िया मैडम, ग्लास भी ले आई और ग्लास में चम्मच भी डुबा दिया, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या। तो ये मैंने सभी को पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, क्या रिफ्रैक्शन बताया है। रिफ्रैक्शन क्या होता है मैम, रिफ्रैक्शन होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाता है ना, यानी कि जो उसकी मेन डायरेक्शन है वो उससे क्या होता है, डेविएट हो जाता है। अब डेविएट कैसे होता है, विचलित कैसे होता है, यदि प्रकाश
विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यदि सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्लास है आपका, ठीक है, ग्लास में आपने क्या डुबाया, चम्मच, और ग्लास के बाहर कौन सा मीडियम है, एयर है कि नहीं है, और नीचे क्या है आपका, वाटर है, यानी कि क्या कहेंगे, पानी, बिल्कुल है कि नहीं है। मुझे बताइएगा ध्यान से कि ये जो है आपका चम्मच पहले एयर में था, नेक्स्ट आ गया वाटर में, ध्यान दीजिएगा, पहले एयर में था यानी हवा में था, फिर उसके बाद है पानी में। तो हवा क्या है, हवा क्या है, हवा है आपका विरल माध्यम, हवा क्या है आपका, सॉरी विरल माध्यम, और पानी क्या है, पानी है आपका सघन माध्यम, पानी है आपका सघन माध्यम। और हमने क्या पढ़ा कि जब आपका प्रकाश विरल से सघन में आता है, जैसे ही प्रकाश हमारा विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, जैसे विरल आया, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यदि सघन से विरल में जाता, यदि सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर हट जाता। दो चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वही कह रहा है, रिफ्रैक्शन रिफर्स टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो स्पून जो है हमको थोड़ा सा टिल्टेड इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अब सपोज करो कि यहाँ पे अभिलंब है, हमने क्या किया, यहाँ पे अभिलंब बना दिया, क्लियर। अब जैसे ही प्रकाश आया, विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। अब यदि उल्टा होता इसका तो अभिलंब से दूर हट जाता। तो बस इसी वजह से हमारा चम्मच जो है थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम्पल्स चेंज कर करके क्वेश्चन बनाता है, क्लियर बच्चों। एग्जाम्पल चेंज कर देगा लेकिन हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्रकाश जो है यहाँ पर विरल माध्यम से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यदि सघन से विरल जाता तो अभिलंब से दूर हट जाता। तो थोड़ा सा टिल्टेड क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। क्लियर हुआ। चलिए, तो क्या ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर, क्या क्या ऑप्शन थे, किस किस की वजह से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या रिटेंशन फोकस। तो रिफ्रैक्शन इज अवर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से चम्मच जो है थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स Which of the following branches of physics related with the study of heat, है ना, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है निम्नलिखित में से। ऑप्टिक्स है, ठीक है, और कॉस्टिक्स है, या थर्मोडायनेमिक्स है, या रिलेटिविटी है। तो हमको भी पता है भाई, ऊष्मा से संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में होता है, अभी हम पढ़ेंगे भी, है ना। जब एकदम स्टार्टिंग में सिलेबस डिस्कशन बताया था मैंने, पहला लेक्चर मेरा, उसमें भी बताया था, देखना आप, बकायदा एसएससी रेलवे का उसमें सिलेबस डिस्कशन बताया है कि किस में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, पर्टिकुलर किस एग्जाम में कितने मार्क्स की साइंस पूछी जाती है। उसमें मैंने बताया है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हमारा, उसमें हम ऊष्मा से संबंधित अध्ययन करेंगे। ऊष्मा क्या है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से नियम है, सारी चीजों को हम किस में देखने वाले, थर्मोडायनेमिक्स में देखने वाले हैं। या चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड विच इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिनोटेड ऑन द नेम ऑफ। निम्नलिखित में से किस साइंटिस्ट के नाम पर आपका जो है सेंटीग्रेड यूनिट नाम रखा गया है। देखो, सेंटीग्रेड को और क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड को हम सेल्सियस भी कहते हैं, ठीक है, सेल्सियस भी कहते हैं। एक बात और, यदि सेंटीग्रेड सेल्सियस पता है तो आप इनमें से बड़े आराम से बता दोगे आपका ऑप्शन क्या है कि नहीं। केल्विन तो होगा नहीं, ठीक है, सेल्सियस जो है हमको एंडर सेल्सियस में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई सेल्सियस की खोज इन्होंने की होगी, है ना। 90% तो ऐसे ही नाम रखे जाते हैं कि उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे कि हमने देखा था अभी कार्बन वाले में, लास्ट लेक्चर में देखा ना, बकमिनिस्टर के नाम पे हम उसको, बकमिनिस्टर साइंटिस्ट ने खोज करी, ठीक है, उस फ्लेरिंग की, इसलिए हम उसको बकमिनिस्टर से भी बुलाते हैं नाम से, है ना, बकीबॉल के नाम से भी बुलाते हैं। तो वैसे ही है, मतलब साइंटिस्ट का नाम जुड़ा आ रहा है, यानी कि कौन इन्होंने खोज करी, एंडर सेल्सियस ने किसकी खोज करी थी, सेंटीग्रेड या सेल्सियस की खोज करी थी। कब करी थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1742 में करी थी। ये एक स्वीडिश, ये कौन थे, एक स्वीडिश एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, स्वीडिश एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे।
जिन्होंने क्या करी थी, खोज करी थी किसकी, सेंटीग्रेड या सेल्सियस की। सेंटीग्रेड क्या करता है, मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, सभी को पता है, ठीक है। सेंटीग्रेड कहें या सेल्सियस कहें, बात एक ही है। खोज किसने करी, एंडर सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक ने करी। याद रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो सेल्सियस। क्वेश्चन में सेंटीग्रेड क्यों दिया, इसीलिए दिया, यदि सेल्सियस दे देता तो आप डायरेक्टली एंडर सेल्सियस आंसर टिक कर देते, लेकिन एंडर सेल्सियस देने का मोटो ही यही था कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। सेल्सियस दे देता तो 99% बच्चे इसको टिक कर देते, लेकिन सेंटीग्रेड क्यों दिया, इसीलिए बात एक ही है, सेंटीग्रेड सेल्सियस बोथ आर द सेम, है ना, लेकिन इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है किसका उदाहरण है, यानी कि ओसीआर, है ना। क्या ओसीआर का फुल फॉर्म भी पूछता है, मैं बता दूं, ओसीआर का फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी, जिसमें दो चीज होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दोनों ही चीजें होती हैं, दोनों ही ऑप्शंस पूछ सकता है। क्लियर? यह क्या है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस या कि स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा किसका एग्जाम्पल है ओसीआर, है ना। आइए देखते हैं। तो जो ओसीआर होता है कुछ ऐसा दिखता है, देख लो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा दिखता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है ओसीआर। ओसीआर के थ्रू जो भी हमारा रिटन डेटा है, टेक्स्ट फॉर्म में, इमेजेस फॉर्म में, यदि हमको कंप्यूटर को देना है तो हमें मशीन कोडेड लैंग्वेज में चाहिए, तो क्या करता है, ये जो टेक्स्ट दिख रहे हैं ना, इन टेक्स्ट को ही मशीन कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर देता है। जो ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जैसा कि मैंने बताया दो नाम है इसके, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, is the electronic or mechanical conversion of images of typed handwritten printed text into machine encoded text। क्लियर हुआ? मशीन भाई इस टेक्स्ट की भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर हमारा, कंप्यूटर की एक अलग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। क्लियर? तो इस जो कैरेक्टर हैं, इमेजेस हैं, इनको क्या करता है, मशीन कोडेड लैंग्वेजेस में चेंज कर देता है। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इजी पेपर है तो आपका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनेगा, क्या ओसीआर का फुल फॉर्म क्या, अब ऑप्शन में या कि ये होगा या कि ये होगा, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। क्लियर? तो दोनों चीज पता होनी चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा ये कौन से डिवाइस है। तो आप खुद ही बताओ, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ आया? यदि क्वेश्चन बनता है ओसीआर किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे एक इनपुट डिवाइस का, क्योंकि इसके थ्रू क्या मिल रहा है कंप्यूटर को, कंप्यूटर के सामने जैसे कीबोर्ड रखा हुआ है ना, तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, बट मॉनिटर एंड प्रिंटर वगैरह जो है ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइसेस। तो बस उसी तरीके से हम ओसीआर के थ्रू भी कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दैट्स व्हाई ओसीआर विल बी द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ हो तो थम्स अप बनाइएगा। सुनील, हम बढ़िया कमेंट करते रहते हैं बच्चे, ठीक है, सुनील के कमेंट्स आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, बच्चा कनेक्टेड है, और भी बच्चे ऐसे ही कनेक्ट होइए और जितना हो सके शेयर करिए, आप ही के लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि रेलवे के ही पेपर चल रहे हैं अभी और रेलवे का ही क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। चार एग्जांपल है आपके सामने, पहला है आवेग, दूसरा है फोर्स, तीसरा है करंट, चौथा है डिस्प्लेसमेंट। तो चौथे से चालू करते हैं, इसी से चालू करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है, सबको पता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो चीज होती है। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि बाध्यता नहीं है ना, सिर्फ जो दूरी है वो आपकी कहलाती है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई दूरी तय करते हो, यानी कि यहां पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किस में इंपॉर्टेंट है? डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि जो विस्थापन होता है किसी विशेष दिशा में जब हम दूरी तय करते हैं, यानी कि दिशा मेंशन है, मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है, किसमें, विस्थापन में, तो ये कहलाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी।
इट इज नॉट एन स्केलर क्वांटिटी। तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। अब भाई बल तो सभी को पता है, सभी को पता है, सारी दुनिया को पता है। हम जब लिखते हैं F = ma तो F वेक्टर लगाते हैं, तो फोर्स जो है हमारा क्या होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स भी ऑप्शन से बाहर हो गया, फोर्स भी हो गया हमारा वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है अगला ऑप्शन है आपका आवेग। अब आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय यदि हम कर दें, ठीक है, बल गुणे समय कहें या चेंज इन मोमेंटम कहें, दोनों ही चीज क्या है आपकी आवेग। तो जैसे ही आवेग जो है फोर्स से रिलेटेड हो गया और फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप खुद ही बताओ यदि बल हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या आवेग अदिश राशि होगा, नहीं होगा। यदि बल हमारा सदिश राशि है तो आवेग बराबर बल गुणे समय, यानी कि आवेग भी क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि, सॉरी क्या, तो आवेग भी क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। क्लियर, तो आवेग भी हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, इलेक्ट्रिकल करंट। तो जो विद्युत प्रवाह है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों है अदिश राशि, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, है ना, जिससे आपको हमेशा याद रहे कि हाँ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, आपकी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्या है, एक अदिश राशि है। एक्चुअली क्या होता है, करंट जो वेक्टर, देखो दो चीजें होती हैं, है ना, क्या होती है, दो चीजें, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। होता है कि नहीं होता है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। अब एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने बताया है तो पढ़ाया भी था वेक्टर और स्केलर, लेकिन अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी या कहना चाहिए सदिश राशि होने के लिए क्या शर्तें हैं। सदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जहां मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नीडेड तो वो आपका कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है वहां पर है स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहोगे मैम करंट हम जब भी बताते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी बताते हैं, साथ में मैग्नीट्यूड है ना, प्लस माइनस लगाते हैं ना। बात बताऊं, वेक्टर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना चाहिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या फॉलो होना चाहिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है। अब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, आइए थोड़ा समझते हैं। यदि सपोज करो कोई क्वांटिटी ए है, ठीक है, और सेम उसी डायरेक्शन में कोई क्वांटिटी बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए और बी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यदि दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर वेक्टर होता है। क्या ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो यदि मैं, ध्यान देना, यदि मैं ए को ऐसा बनाती, बी को ऐसा बनाती और यदि ऐसा बनाती, तब तो होता कि ये तीनों ही सेम डायरेक्शन में है। कैसे सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे चले और ऐसे आ गए, है ना, सेम डायरेक्शन में। लेकिन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यदि दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो सम जो होगा उनका, वो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा। क्लियर, और यदि इनका मैग्नीट्यूड निकाले तो वो अलग होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो अपन को मतलब नहीं है। बस इतना समझना है कि व्हाई करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा जो है आपका अदिश राशि क्यों है, क्योंकि विद्युत धारा, ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन, यानी कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो फॉलो नहीं करता। विद्युत धारा जो है, करंट जो है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से करंट जो है आपकी क्या है, एक अदिश राशि है। हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो इन तीनों को तो हमने बड़ी ही आसानी से समझा था, ठीक है, समझा था ना कि हमारा आवेग क्यों नहीं है, फोर्स क्यों नहीं है और विस्थापन क्यों नहीं है, अदिश राशि। तीनों को हमने देखा सदिश राशि है। विद्युत धारा ही अदिश राशि क्यों है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सदिश राशि होने की सिर्फ दो ही शर्तें नहीं है, क्या, कि उनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही मेंशन हो। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। किसको, इट मींस इसको फॉलो करें,
करें, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, यानी कि यदि दो आपके वेक्टर्स हैं तो उनका जो सम होगा वो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस नियम को विद्युत धारा फॉलो नहीं करता, इस वजह से विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यदि कोई क्वांटिटी है तो आप विद्युत धारा, क्योंकि 99% बच्चे सोचते हैं इसमें तो डायरेक्शन होती ही है, हम प्लस माइनस मेंशन करते हैं, है ना, जब भी विद्युत धारा बनाते हैं तो कुछ ऐसे डायरेक्शन मेंशन करते हैं, साथ में मैग्नीट्यूड नहीं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। सो अब क्लियर हुआ होगा, आशा करती हूँ सभी को अब याद रहेगा। Which of the following is not a vector quantity? तो अपना आंसर होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट विल बी दी आंसर। क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट अ वायर इज यूज्ड इन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो तार में विद्युत धारा उत्पन्न करता है को परिवर्तित करने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है। सीधा आप ऐसे समझो ना, द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या बदल रहा है, फील्ड बदल रहा है। देखो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जो तार में विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न, यदि आप क्वेश्चन को पकड़ोगे, थोड़ा सा भी अप्रोच लगाओगे तो आपका आंसर यहीं पे आ जाने वाला है। विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है यानी कि क्या हो रहा है, जनरेटर का काम हो रहा है, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो चार ही ऑप्शन, इलेक्ट्रिक बेल तो हो नहीं सकता, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, सब वाहियात एग्जांपल है। क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है ना भैया। क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो एक्चुअली जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर का मतलब क्या है, जो क्या करेगा आपका, जनरेट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है जनरेटर, एक होता है मोटर। जनरेटर मींस इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड मोटर मींस इट विल यूज इलेक्ट्रिसिटी इन सम अनदर मैकेनिकल एनर्जी। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या, एक जनरेटर और दूसरा मोटर। जनरेटर में क्या होता है आपका, जनरेटर में जो होता है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। और मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जनरेटर का क्या काम है और मोटर का क्या काम है। यहाँ पर बोला कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में जब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही तो भाई कौन उत्पन्न करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल जनरेटर उत्पन्न करेगा। तो आंसर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोल शास्त्र की जो दूरी है उसको मापने के लिए निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग करते हैं। चार ऑप्शन है, पेटामीटर, पार्सेक, लाइट ईयर या हबल लेंथ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर एलैबोरेट किया है। एक्चुअली जो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कैसे कैसे ट्रेवल करता है देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पर, ये है आपका अर्थ, ठीक है। अर्थ से लेके मून तक की जो दूरी है, ठीक, अर्थ से लेके जो मून तक की दूरी है, यानी कि अर्थ और क्या हो गया आपका, हो गया पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, और ये है आपका मून। यानी कि अर्थ से लेके मून तक की जो दूरी है वो कितनी है, 129 लाइट सेकंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लाइट सेकंड में मेजर करते हैं। फिर हम पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक को जो है 8 लाइट मिनट्स, फिर पृथ्वी से लेकर के मार्स यानी मंगल ग्रह की जो दूरी है वो 12.7 लाइट मिनट, फिर पृथ्वी से लेकर के आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है वो 4.3 लाइट ईयर हो गया, और नेक्स्ट आ गया 52,000 लाइट। कहां तक पहुंच गए, अपने मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं। क्लियर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, लाइट सेकंड से स्टार्ट हुआ, लाइट ईयर तक गया, क्या ये मीटर किलोमीटर में मेजर होने वाली दूरी है, नहीं, बहुत बड़ी लंबाई है, जिसकी वजह से हम इसको इन यूनिट्स में देखते हैं। तो क्या आपका आंसर होने वाला है कि खगोल शास्त्र में जो दूरी है वो आप किस में मेजर करोगे, तो जाहिर सी बात है आप लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष में मेजर करोगे। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड यूनिफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। कई बार इससे क्वेश्चन बनता है और घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनता है, तो चाहे कितना भी घुमा दे क्वेश्चन, आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो लाइट ईयर है वो यूनिट है किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की।
क्लियर? यानी कि हम कहें कि कभी भी आपसे पूछेगा कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो होती हैं वो किस टर्म में मेजर की जाती हैं, तो आप कहोगे लाइट ईयर में मेजर की जाती हैं। क्लियर हुआ? तो क्या ऑप्शन होने वाला है इसमें? ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी जो होगा वो आपका प्रकाश वर्ष क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए, तो आज का यही डिस्कशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।